नमस्कार साथियों, मैं शिकवार सर पुणे एक बार आपका उदयपुर के सिरजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। अब आप सोच रहे हैं कि निरंतर जो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का क्रम चल रहा है, बिल्कुल आपको पसंद आ भी रही होगी। तो जितने भी मेरे साथी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, इस वीडियो से जुड़िएगा और अपने आप को परखिएगा। तो बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 15 में। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में देखने को मिलती है? यानी कि कोई भी बालक है, उसमें नेगेटिव या नकारात्मक जो सोच है या उसकी थिंकिंग है, नकारात्मक या नेगेटिव थिंकिंग, इसका संबंध किस अवस्था से है? यदि हम उसकी बात करते हैं तो यह 4 विकल्प है। क्या इसका संबंध बाल्यावस्था से है, या इसका संबंध शैशवावस्था से है, या इसका संबंध किशोरावस्था से, या उपयुक्त सभी। यदि हम नकारात्मक सोच की किस अवस्था से संबंधित है, इसको लेकर यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा बाल्यावस्था का संबंध नकारात्मक सोच से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाल्यावस्था में जो है कि इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो संग्रह करने की प्रवृत्ति रहती है। तो इसका संबंध तो किससे हो गया? संग्रह करने की प्रवृत्ति से हो गया। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था से संबंधित है। यदि आप सोचते हो इसका संबंध शैशवावस्था से, तो यह भी विकल्प गलत है, क्योंकि शैशवावस्था जो कि इन्फेंसी एज कहलाता है, उस शैशवावस्था का संबंध होता है ये सीखने के आदर्श काल से रहता है। किससे रहता है साथियों? सीखने के आदर्श काल से रहता है, जिसके कारण इसे सीखने के आदर्श काल की अवस्था भी कहा गया। यदि आप विकल्प करते हो सी किशोरावस्था, तो यह बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में नकारात्मक प्रवृत्ति रहती है। नकारात्मक प्रवृत्ति या सोच कई बार जो बालक बालिकाएं हैं उनमें आ जाती है। तो आखिर सी विकल्प क्यों सही हुआ? इनके सभी तथ्यों पर आपने और हमने दोनों ने मिलकर क्या की? चर्चा की। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस वर्ष से मानी गई है? आखिर साइकोलॉजी का उत्पत्ति वर्ष क्या माना गया है? तो बात हो रही कौन से उत्पत्ति की? वो भी एजुकेशन साइकोलॉजी की उत्पत्ति की वर्ष की बात हो रही। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी का उत्पत्ति वर्ष की यदि हम बात करें तो एक ऑप्शन दिया 1920, दूसरा 1900, फिर 1879, फिर 1905। यदि हम 1920 मानते हैं तो यह विकल्प गलत होगा, उत्पत्ति वर्ष नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप आया था। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या आया था? शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप आया था 1920 में। तो स्पष्ट क्या आया? स्वरूप आया हमारे सामने। और ये स्पष्ट स्वरूप लेकर आने वालों में कौन थे? एक नाम आता जड़ का, एक नाम आता टर्मन का, एक नाम आता थॉर्नडाइक का, और यदि हम बात करते हैं तो एक नाम आता स्टैनले हॉल का। ये ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के स्पष्ट स्वरूप लेकर आए। और यदि आप विकल्प चुनते हो 1900, तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी वो 1900 से हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट जो स्वरूप आया था वो 1920 में आया था। 1879 में क्या हुआ? यहां विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला हुई थी। विश्व की मनोविज्ञान की, विश्व की और साथ में क्या है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। प्रथम प्रयोगशाला ये कब स्थापित हुई थी? प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित हुई थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी साथियों। किसने की? विलियम वुंट ने की थी। कहां की थी? जर्मनी में की थी। जर्मनी के किस शहर में की थी? कि लिप्जिंग नामक शहर में की थी। तो आपको पता हो गया होगा 1879 में विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई, जिसके कारण यह विकल्प भी नहीं है।
यदि आप 1905 बात कहते हो कि 1905 का समय, तो 1905 में तो बीने और साथ में एक व्यक्ति आता साइमन। बीने साइमन ने प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण का उल्लेख 1905 में हुआ। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा आखिर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो कौन सा होगा साथियों, 1900 होगा। स्पष्ट स्वरूप की बात आती है तो 1920 होगा। और 1879 में विश्व की मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई और 1905 में बीने साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाकर तैयार किया था। तो बिल्कुल आपको चारों विकल्प पर चर्चा की, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी जबरदस्त है। परियोजना विधि की मूल अवधारणा दी थी। बिल्कुल, परियोजना विधि की मूल अवधारणा किस शख्सियत ने दी? यदि हम बात करते हैं जॉन डेवी की, इसमें ऑप्शन है चौथे नंबर पर। यदि हम बात करते हैं फ्रोबेल की या फ्राइड की या किलपैट्रिक की, यदि आप सोच रहे हो साथियों कि परियोजना विधि की मूल अवधारणा किलपैट्रिक ने दी, तो यह आंसर आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये जो किलपैट्रिक था इसने क्या किया था, अगर देखा जाए किलपैट्रिक को परियोजना विधि का प्रतिपादक जरूर बताया गया, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि के क्या थे? विधि के प्रतिपादक थे ये, प्रतिपादक। अब आप सोच रहे हैं जब प्रोजेक्ट विधि ही इस व्यक्ति ने दी तो यह अवधारणा क्यों नहीं दी? देखिएगा, परियोजना विधि की अवधारणा देने का जो श्रेय दिया गया वो तो जॉन डेवी को दिया गया। परियोजना विधि या इसको योजना विधि भी कह सकते हैं या इसको प्रोजेक्ट मेथड भी कह सकते हैं। परियोजना विधि की जो अवधारणा दी थी, विधि की मूल अवधारणा जो दी थी, वो तो देने वाला व्यक्ति जो था वो था जॉन डेवी। कौन था साथियों? जॉन डेवी था जिसने ये अवधारणा दी। इसका उल्लेख जॉन डेवी की पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी में भी मिलता है। किसमें मिलता है? टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी में इसका उल्लेख मिलता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परियोजना विधि की अवधारणा किसने दी थी? वो तो दी थी जॉन डेवी ने, लेकिन इस विधि के मुख्य प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? किलपैट्रिक थे। और ये फ्राइड जो था ये मनोविश्लेषण से संबंधित है। तो मनोविश्लेषण संप्रदाय को देने का श्रेय किसको दिया गया? मनोविश्लेषण विधि भी कह सकते हैं, संप्रदाय भी कह सकते हैं। तो इसका संबंध फ्राइड से है, इसके कारण यह विकल्प गलत है। फ्रोबेल की यदि बात करें तो इस शख्सियत ने किंडरगार्टन के बारे में उल्लेख किया। तो किंडरगार्टन पद्धति जो थी वो फ्रोबेल की थी साथियों। किसकी थी? फ्रोबेल की। तो आखिर किलपैट्रिक, फ्राइड और फ्रोबेल क्यों विकल्प गलत हुए, इन सब की हमने क्या की, बिंदुवार आपसे चर्चा की। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा आखिर परियोजना विधि की मूल अवधारणा देने का जो श्रेय दिया गया वो किसको दिया गया। एक ऐसे शिक्षा शास्त्री कहूं या दार्शनिक कहूं जो जॉन डेवी था, जिसे लोकतंत्रीय शिक्षा का प्रतीक भी कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत आरक्षित सीट रखने की अनिवार्यता है? देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। बात हो रही है राइट टू एजुकेशन की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। तो भारत 135वां देश था जिसने इस अधिकार को लागू किया। भारत कौन सा देश है? भारत 135वां देश है। क्लियर? इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ? पूरे संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल से लागू हुआ। तब 2010। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब बना
तो इस अधिकार अधिनियम की कई प्रावधान, कई तरह के इसमें धाराएं थी। कुल अध्याय इसमें कितने थे? कुल अध्याय थे, जिस समय ये बना था उस समय इसमें कुल अध्याय 7 थे। कितने थे? 7। धाराएं कितनी थी उस समय? 38 धाराएं थी। हालांकि वर्तमान में 39 धाराएं हो चुकी है। अब चीज आती है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 जब लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो चुका है। यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितनी प्रतिशत आरक्षित या कितना प्रतिशत आपको आपकी विद्यालय में सीट सुरक्षित रखनी है। यदि हम बात करते हैं किस सीट की? आरक्षित सीट की, तो निजी विद्यालय क्या 20% रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या 50% देंगे? नहीं देंगे। क्या 10% रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो विकल्प क्या हो गया? 25% जितने भी गैर राजकीय विद्यालय हैं या जो प्राइवेट संस्थान है, कौन से? शैक्षिक संस्थान, उसमें कितने प्रतिशत सीट रहेगी? 25% आरक्षित सीट रहेगी। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धाराओं में इस बात का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि आरटीआई, राइट टू एजुकेशन के अंदर जितने भी गैर राजकीय विद्यालय हैं वो अपने संस्थान में 25% क्या रखेंगे? आरक्षित सीट रखना अनिवार्य है, अन्यथा उन पर क्या है? कुछ ना कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका विकल्प 25 क्यों सही हुआ। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। शैशवावस्था में शिशु के हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आखिर इन्फेंसी एज की बात चल रही है साथियों। इन्फेंसी एज में हड्डियों की संख्या पूछी, क्या 270 है, क्या 1260 है, 206 है या 1400 है? देखिएगा 206 पहला सी विकल्प की यदि मैं बात करता हूं तो 206 किस अवस्था? किशोरावस्था। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है? किशोरावस्था में 206। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप 1400 की बात कर रहे हो तो यह किशोरावस्था के अंतर्गत किसकी बात हो रही है? किशोरावस्था तक आते आते लगभग शिशु का मस्तिष्क जो होता है या किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है और मस्तिष्क का जो भार है वो कितना माना गया? 1400 ग्राम माना गया। ये तो मस्तिष्क को लेकर। यदि आप 1260 कहते हैं तो देखिएगा आपने बाल्यावस्था में मस्तिष्क के भार की यदि बात करें, बाल्यावस्था में तब कितना हो जाता है? बाल्यावस्था में 1260 ग्राम मस्तिष्क का भार। तो आपको यह पता होने लग गया होगा आखिर शैशवावस्था में शिशु में हड्डियों की संख्या की यदि बात करें तो ऑप्शन क्या होगा? 270 बिल्कुल सही होगा। 270 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। उस समय हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 270 हो जाती है। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है साथियों? तो यहां तो 270 हो गई। तो बाल्यावस्था की यदि हम बात करें तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या जो रहती है वो 350 होती है और किशोरावस्था तक हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। तो आपको ये पता हो गया होगा कि शैशवावस्था में शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी है? 270 है। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, हालांकि पिछली भर्ती परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो मेरे साथ चलिएगा और जुड़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किसने कहा? कि किशोरावस्था को लेकर एक कथन पूछा गया। किशोरावस्था आदर्शों सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और जीवन का सामान्य समायोजन। यह कथन कहने वाला
आखिर कौन व्यक्ति है? यदि आप उत्तर देते हो हॉल, यदि आप उत्तर देते हो क्रो एंड क्रो, यदि आप उत्तर देते हो कोल ब्रूस, यदि आप उत्तर देते हो जीन बेजे, ये 4 विकल्प है। हॉल ने यह कथन नहीं कहा है। हॉल ने तो क्या कहा? किशोरावस्था, किशोरावस्था संघर्ष वे तूफान का काल है, तूफान का काल। ये बात किसने कही थी? हॉल ने। किशोरावस्था संघर्ष और तूफान का काल है, ये बात तो हॉल ने कही। इसका मतलब ये विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप क्रो एंड क्रो कहते हो तो ये भी गलत है, क्योंकि क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, बालकों की शताब्दी, ये बात कही क्रो एंड क्रो ने। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। कोल ब्रूस की यदि बात करते हो तो कोल ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का क्या बताया? अनोखा काल। तो बाल्यावस्था को क्या कहा गया? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो आपको पता हो गया होगा आखिर डी विकल्प क्यों सही है। जीन पियाजे ने कहा किशोरावस्था जीवन का सामान्य समायोजन भी है, किशोरावस्था हमारे सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था भी है, आदर्शों की अवस्था भी है, आदर्श बातें भी होती है। हमें क्या करना है? किशोर किशोरियों को इस बात का परिज्ञान होता है। तो डी विकल्प क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। तो इस कथन का संबंध किससे है? किशोरावस्था से। तो मेरे साथ जुड़िए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों और एकीकरण पर बल देता है? यानी कि सीखने के या लर्निंग थ्योरी का ऐसा कौन सा सिद्धांत है साथियों जो पाठ्यक्रम निर्माण की बात कहता है, पाठ्यक्रम के एकीकरण की बात कहता है, जो एक रूपता को लेकर चर्चा करता है? क्या वो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है? क्या वो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है? क्या वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है? क्या वो सूच का सिद्धांत है? बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है अधिगम के सिद्धांतों में शैक्षिक उपादेयता से सवाल पूछा गया। आखिर एजुकेशन में इसका क्या महत्व है? तो हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों में एकीकरण को बल देता है? तो पाठ्यक्रम के एकीकरण की यदि बात करें तो उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है यह प्रयास और त्रुटि पर बल देता है, साथ ही यह क्रिया पर आधारित बात कहता है। यानी कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गलती करते हुए वापस दोबारा गलती नहीं करनी है, गलतियों से सीखने की बात कौन कहता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जो उद्दीपक अनुक्रिया। तो ये सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? थॉर्नडाइक है। दूसरा क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो स्किनर का है, लेकिन ये करके सीखने को कहता है, करके सीखने की बात। पाठ्यक्रम को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं की। शास्त्रीय अनुबंधन भी होगा नहीं, क्योंकि ये पावलो का है। किसका है? पावलो का है। लेकिन पावलो ने अनुबंधन को विशेष महत्व दिया, शर्त को विशेष महत्व दिया, उसके आधार पर सीखने की बात कही। तो ये भी विकल्प नहीं है। तो आप समझ गए होंगे जो चौथा डी विकल्प है, जो कि सिद्धांत किसने दिया? कोलर ने दिया। कोलर ये कहता है यदि किसी भी बालक को समझाते हो तो पहले संपूर्ण परिस्थितियों से आप परिचय कराएं, उसके बाद उसे स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए उसको स्वतंत्र रखकर रखा जाए। तो कहने का मतलब जब संपूर्णता की बात होती है तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर बात होती है। किसको लेकर होती? पाठ्यक्रम को आप पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ा दिया, फिर उसमें एक रूपता के आधार पर हम यूं कह सकते हैं समरी के रूप में तथ्य इकट्ठे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सूझ का जो सिद्धांत था जो पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो यह विकल्प जो होगा डी विकल्प बिल्कुल क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। बाकी के विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है के समान है जो अधिकांश से छिपी रहती है, उसमें चेतना के 3 स्तर है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्सन ये कह रहा है ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इस बात पर बल देता है कि मानव मस्तिष्क एक बहुत बर्फ की बड़ी चट्टान के समान होता है जिसमें अधिकांश से ऐसे तथ्य छिपे रहते हैं जो कि किसको प्रभावित करते हैं? चेतना के 3 पक्षों को लेकर बात की गई। तो बिल्कुल जब भी आपके सामने चेतन शब्द आता है तुरंत आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसका संबंध किस मनोवैज्ञानिक से होगा। यदि आप विश्लेषण सिद्धांत की बात करते हो तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि विश्लेषण का सिद्धांत जूंग ने दिया था लेकिन बर्फ की चट्टान का उल्लेख नहीं किया था, इसलिए विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप व्यवहार की बात करते हो तो इसका संबंध वाटसन से है, इसने भी बर्फ की चट्टान को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया था। यदि आप बहु प्रतिक्रिया की बात करते हो जो ये गेस्टोल्ड पर आधारित है, और विशेष रूप से यदि हम बात करते हैं तो बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत बहुत सारी अनुक्रिया करके किसी एक समस्या का समाधान करना बहु प्रतिक्रिया का नियम है, जो कि थॉर्नडाइक ने भी दिया था। यह थॉर्नडाइक का गौण नियम भी कहलाता है। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम? गौण नियम की भी बात हो रही है। गौण नियम जो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। बिल्कुल आपके सामने विकल्प जो सही होगा वो कौन सा विकल्प सही होगा? वो होगा मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जिसमें देने वाले की यदि बात करें तो सिगमंड फ्राइड था। कौन था? सिगमंड फ्राइड था। और ये सिगमंड फ्राइड जो था ये कहां का देने वाला था साथियों? ये वियना का एक मनोचिकित्सक था। और वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? ऑस्ट्रिया में है। और एक मनोचिकित्सक था ये। और इसी शख्सियत ने क्या किया था? अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत को समझाने के लिए मानव मन की 3 दशाएं बताई: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। और इसी अचेतन मन को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया था? सिगमंड फ्राइड ने अपने अचेतन मन की तुलना पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की है। और इसी टुकड़े को लेकर यह क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको यह पता हो गया होगा आखिर अचेतन मन जो है फ्राइड के अनुसार गत्यात्मक मन है। ये अचेतन मन को फ्राइड ने क्या कहा? अचेतन मन गत्यात्मक मन है। गत्यात्मक मन है। इसी अचेतन मन की तुलना किससे की है? बर्फ के टुकड़े से की थी सिगमंड फ्राइड ने। तो क्यों आखिर ये विकल्प सी क्यों सही हुआ? क्यों ए गलत हो गया, बी गलत हो गया? इन सब पर हमने क्या की? चर्चा की। तो जुड़िएगा मेरे साथ और अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यह भी जबरदस्त है। जब बालक को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चला जाता है, इसका संबंध है? कहने का तात्पर्य किसी भी मनुष्य को जब गुस्सा आता है तो वो उस स्थान को छोड़कर चला जाता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? बिल्कुल आप पता हो गया होगा, यह क्वेश्चन समायोजन से पूछा गया ताकि उसका मानस पटल स्थिर हो, उसमें किसी प्रकार के और द्वंद्व और क्रोध या किसी प्रकार का दबाव ना आए, इसलिए उस स्थान का क्या करता है? वो परित्याग करता है। तो इस रक्षा युक्ति से यह क्वेश्चन पूछा गया समायोजन में, ऐसा क्यों करता है? अगर ऐसा कर रहा तो इसका संबंध क्या है? क्या प्रतिगमन है या सती पूर्ति है या शोधन है या विस्थापन है? पहले हर विकल्प पर आप चर्चा करोगे तब आपको कौन सा विकल्प सही है इस बात का पता चलेगा। तो देखिएगा, किसी भी बालक को जब गुस्सा आता तो वह खेलने के लिए चला जाता, इसका संबंध प्रतिगमन का तो अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। क्या है? पीछे की ओर लौटना। हर शब्द पर चर्चा कर रहा हूं। प्रतिगमन का अर्थ क्या है? पीछे की ओर लौटना। देखिएगा, यदि आप मान लेते हैं
कि दूसरी कक्षा आपने पास की और आप कहां पहुंच गए, तीसरी। लेकिन तीसरी कक्षा का पाठ्यक्रम आपको कठिन लगता है, तो कई बार आप भी ऐसा किया होगा, क्योंकि आप तीसरी कक्षा को कठिन लगी तो आप वापस दूसरी कक्षा में जाके बैठ गए। तो वापस पीछे की ओर लौटना क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कैसे पीछे की ओर, मान लेते हैं कई बार कोई भी वृद्ध व्यक्ति भी बच्चे की तरह रोता है, तो वो प्रतिगमन ही कहलाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कि उम्र की यदि बात करें तो एक 8 वर्ष का बालक अगर घुटनों के बल चलता है तो वापस वो क्या बच्चा होना, शिशु होना पसंद करता है, वो एक क्या प्रतिगमन ही है। एक शादीशुदा महिला का अपने घर आकर सलवार कुर्ते पहनना, ये भी प्रतिगमन की ही क्या मानी गई, निशानी मानी गई। एक ये रक्षा युक्ति है। सती पूर्ति की यदि बात करें, मान लेते एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना सती पूर्ति कहलाता है। तो ये विकल्प भी क्या है, नहीं है। एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करना क्या कहलाता है, सती पूर्ति कहलाता है। जैसे कोई विकलांग बालक है, यदि वो दौड़ में फर्स्ट नहीं आ सकता तो हो सकता वो पढ़ाई करके कक्षा में प्रथम आता, तो एक क्षेत्र की कमी को किसमें किया, उसने पूरा दूसरे क्षेत्र में किया। तो ये भी विकल्प नहीं है। शोधन का अर्थ होता संशोधन से साथी। शोधन का अर्थ क्या, संशोधन से है। जब बालक को गुस्सा आता तो खेलने के लिए चला जाता है। यहां संशोधन का संबंध इस रक्षा युक्ति से नहीं है, तो यह भी क्या है, गलत है। शोधन में क्या होता है, मान लेते हैं कि आप अपनी इच्छाओं में क्या करते हो, परिवर्तन कर लेते हो। कलेक्टर बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, तो आपने इच्छाओं में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। हो सकता आप स्कूल के हेडमास्टर बन गए। तो कहने का मतलब जब इच्छाओं में परिवर्तन होता उसे क्या कहते हैं, शोधन या संशोधन कहते हैं। तो विकल्प जो क्या होगा, बी सही होगा। इस विस्थापन में क्या करता है, व्यक्ति अपने आप को समन्वित करने के लिए या कोई भी मनुष्य अपने आप को समायोजित रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुनता है जो उससे क्या हो, कमजोर हो। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बालक को मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति ने डांटा, तो उस जो डांटने वाले व्यक्ति पर उसकी बस की बात नहीं चली, तो उस जगह से क्या हो गया, हट गया। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से विस्थापन कर रहा। मान लेते हैं कि शिक्षक के डांटने पर घर आकर यदि कोई अपने छोटे भाई बहनों को पीट रहा है, तो अपना गुस्सा शिक्षक पर तो नहीं निकाल पा रहा, कहां निकाल रहा है, अपने से जो छोटा है, जो उससे कमजोर है। इसी रक्षा युक्ति का संबंध विस्थापन से रहता है। और यही आपका क्या विकल्प क्या रहेगा, सही रहेगा। किसका, यहां जो क्वेश्चन पूछा गया उसका। जब बालक को गुस्सा आता तो वो खेलने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको खेलने के लिए मना किया तो उसको गुस्सा आया। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, मना करते हैं। तो हो सकता है कि तू बाहर नहीं जाएगा, तो वो कमरे में जाकर अपनी अन्य वस्तुओं को वो या तो तोड़ने लगता है, अपना गुस्सा उन वस्तुओं पर निकालता है। तो वो क्या कहलाता, विस्थापन कहलाता है। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी जबरदस्त है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे आप बेहतर मानते हैं। प्राथमिक कक्षाओं का की बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है। उन बालकों के लिए किसे आप अच्छा मानते हैं, क्या वीडियो का अनुरूपण पर, या किसी प्रदर्शन पर, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या सभी विकल्प सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्राथमिक विद्यालयों की यदि बात कर रहे हैं, उसमें पूर्व प्राथमिक भी आ सकते हैं, उच्च प्राथमिक की भी बात हो सकती है। तो क्या वहां वीडियो का के माध्यम से सिखाओ, तो हो सकता है कि वो वीडियो क्या कह रहा है वो समझ भी नहीं पाए। तो यह विकल्प क्या हो गया, गलत। यदि वहां प्रदर्शन करोगे प्राथमिक विद्यालय में, हो सकता है उस प्रदर्शन को लेकर
कुछ तो क्या है समझ में आ गया, किसी को नहीं आया, ऐसे कई बालक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विकल्प गलत हो गया। यदि उन प्राथमिक बच्चों को, वो बालकों को खुद को आप कोई कार्य देकर उसे सीखने की बात कहोगे तो वो क्या रहेगी, ज्यादा स्थायी रहेगी। तो सी विकल्प क्या हो गया साथियों, बिल्कुल सही हो गया, सभी होगा नहीं। तो आपको ये पता हो गया होगा आखिर सी विकल्प क्यों सही है, क्योंकि हर विकल्प पर आपने और मैंने दोनों ने मिलकर चर्चा की है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, एक बार फिर हम पेन को चेंज करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। ये विकास को लेकर ऐसा कौन सा कथन कहा गया जो सत्य नहीं है। देखिएगा, विकास सतत प्रक्रिया है, ये कथन तो क्या है, सत्य है। यहां सत्य नहीं है, इस चीज को पूछा गया कि विकास को लेकर यहां जो 4 विकल्प दिए, इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सत्य नहीं है। विकास सतत प्रक्रिया, ये सत्य है। विकास बहुआयामी है, ये भी सत्य है। क्या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, ये विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। और यहां पूछा क्या जा रहा है, यही पूछा जा रहा है विकास को लेकर कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिएगा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, विकास जो होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। पहले सामान्य बातें सीखता है, उसके बाद विशिष्ट। पहले सामान्य चीज, हर व्यक्ति का विकास क्या है, सामान्य, बोलना, चलना, दौड़ना, देखना, ये सामान्य। कोई मधुर बोलता है, मितभाषी होता, तो हर एक व्यक्ति तो मितभाषी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब मितभाषी होना, मधुरभाषी होना, ये भी क्या विशिष्टता के प्रतीक माने गए। तो बिल्कुल विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ये सी आंसर इसका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी बिल्कुल है। तो ये जो सही नहीं है, कौन सा कथन है जो असत्य माना गया, वो केवल क्या सी है। तो ये पहला विकल्प गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, चौथा सही हो गया। और इस 11वें का उत्तर क्या हुआ, विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलती है साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। देखिएगा, हम बात कर रहे जीन पियाजे की। जब भी जीन पियाजे का नाम लिया जाता है तो जीन पियाजे जो है ये आपके क्या है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। और जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई। और इसने, जीन पियाजे ने क्या किया, एक पुस्तक भी लिखी थी और उस पुस्तक का क्या नाम था, बाल चिंतन की भाषा। बाल चिंतन की भाषा। हालांकि जीन पियाजे ने लगभग काफी पुस्तकें लिखी, संसार के बच्चों के विचार भी लिखे, बच्चों के नैतिक निर्णय क्या होते हैं, इन किताबों को भी लिखा। लेकिन उसकी लोकप्रिय पुस्तक क्या थी, बाल चिंतन की भाषा, जो 1923 में लिखी गई। कई गाइडों में 1926 में मिलेगा, जो कि विकल्प गलत है। चलिए, आखिर बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व की यदि हम बात कर रहे हैं तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में सामाजिक संरचना, संतुलिनीकरण, अनुभव या कोई नहीं, ऐसा कौन सा तत्व का उल्लेख नहीं किया। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को समझाने में सामाजिक संरचना का तो क्या किया, उल्लेख किया था और संतुलिनीकरण की भी बात कही थी। इसके अलावा इसने एक स्कीमा शब्द का भी प्रयोग किया था। इन 3 तथ्यों का तो इसने क्या किया, प्रयोग किया। इसका मतलब उसने प्रयोग नहीं किया तो क्या नहीं किया, अनुभव का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण अनुभव का जो संबंध है यदि देखा जाए उसका संबंध जो है वो अगर देखा जाए
तो अनुभव के आधार पर आपने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत देखा होगा, उसमें गलती करता है और अनुभव से सीखता है। तो जीन पियाजे ने इस तत्व का उल्लेख नहीं किया और यहां पर यही पूछा जा रहा है कि बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है, तो सी विकल्प ही नहीं है, बाकी दोनों है। इसलिए ये दोनों तो क्या है, उत्तर नहीं हुए, लेकिन अनुभव वाला उत्तर क्या हो गया, ये इसका विकल्प सही मान लिया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। देखिएगा, पहले तो आप बात कीजिए, ये क्रियात्मक अनुसंधान किसने दिया था? क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के संपत्ति को किसने बताया था? इसके संपत्ति को बताने वाला स्टीफन एम कोरे है। कौन है साथियों? स्टीफन एम कोरे। इसने क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर बात कही थी। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग 1926 में हुआ। शिक्षा में प्रयोग कब हुआ? शिक्षा में प्रयोग 1926 में। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान का सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग कब हुआ? सामाजिक क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वो हुआ था आपके सामाजिक क्षेत्र में 1946। तो यह 3 सवाल आपके तैयार हो रहे। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? विद्यालय को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम साधन माना गया। अब यह सवाल क्या पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? क्या नवीन ज्ञान की खोज है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का विज्ञान है, विद्यालय तथा कार्य के शैक्षिक कार्य प्रणाली है, या सभी है? देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार और प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम साधन है। तो यहां पर विद्यालय शब्द को लेकर कहां चर्चा हुई? सी में हुई थी, विद्यालय को लेकर। तो ये विकल्प तो क्या हो गया? सही। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का विज्ञान को लेकर कोई उल्लेख नहीं हुआ, तो ये तो मनोविज्ञान से संबंधित है। ये विकल्प तो किससे है? मनोविज्ञान से संबंधित है, या फिर हम यूं कह सकते हैं इसका संबंध शिक्षा मनोविज्ञान से है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है शैक्षणिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। इस वजह से ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत। और नवीन खोज की बात करें तो उसे अनुसंधान कहा जा सकता है, तो ये विकल्प भी नहीं है। तो इसका मतलब सभी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन क्या बचा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हुआ, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ये विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने का सर्वोत्तम तरीका माना गया है। तो बिल्कुल सी विकल्प क्या हो गया? सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी जन्मजात आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो देखिएगा, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2। एक तो क्या है? सकारात्मक है। क्या है? सकारात्मक। एक क्या है? नकारात्मक। अभिप्रेरणा कितने प्रकार है? एक तो सकारात्मक, दूसरी क्या है? नकारात्मक। सकारात्मक का संबंध किससे है? आंतरिकता से। और नकारात्मकता का संबंध किससे है? बाह्यता से। तो अब आप सोचिएगा, सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है? इसमें आपकी आवश्यकताओं से संबंधित होती है। किससे होती है? आवश्यकता से। और आपके चालक से संबंधित होती है। किससे? चालक। आपके उद्दीपक से संबंधित होती है। और किससे होती है? आपकी मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है। किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है। ये सारा का सारा संबंध किससे है? इन सबका संबंध आंतरिक अभिप्रेरणा से। और बाह्य अभिप्रेरणा की यदि बात करें तो बाह्य अभिप्रेरणा का जो संबंध होता है वो एक तो नवीनता से रहता है, आपकी उपलब्धि से रहता है, आपकी आलोचना से रहता है, और यदि हम देखते हैं तो प्रतिस्पर्धा से रहता है। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, इन सब का संबंध इनसे रहता है। तो आप सोचिएगा कि आंतरिक अभिप्रेरणा ये क्या है? कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? देखिएगा,
हर व्यक्ति को जन्म से क्या है, चालकों की आवश्यकता होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, वो सोना भी चाहता है, नींद लेना भी चाहता है, काम की प्रवृत्ति भी रहती है। तो देखिएगा यहां पर भूख लगना है तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा है, प्यास भी आंतरिक अभिप्रेरणा है, यौवन और काम इच्छा भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। इसका मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा क्या नहीं है, उपलब्धि। तो देखिएगा उसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बाह्य अभिप्रेरणा उपलब्धि से संबंधित है। तो इसका मतलब यह क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो देखिएगा डी विकल्प बिल्कुल सही माना जा रहा है, क्योंकि यह बाह्य अभिप्रेरणा है, यह केवल क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित होने के कारण आपका विकल्प क्या माना गया, डी को बिल्कुल सही माना गया। और ये आपके विकल्प क्या हो गए यहां गलत, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपके फंडामेंटल बिल्कुल सही क्लियर हो रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 थॉर्नडाइक का बुद्धि का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत में, क्या उसने एक तत्व का सिद्धांत दिया? नहीं दिया। तो एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? देने वाला बीने था। कौन था? बीने। इसके अलावा इस सिद्धांत का समर्थन कौन था? समर्थकों में स्टर्न का नाम भी आता है, टर्मन का नाम भी आता है, एबिगास का नाम भी आता है। ये तो इसके क्या थे? ये इस बीने के सिद्धांत के समर्थक थे। कौन थे? समर्थक। देने वाला कौन है? बीने। तो ये विकल्प क्या हो गया? गलत। क्या थॉर्नडाइक ने द्वितत्व का सिद्धांत दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? देने वाला कौन है? स्पेयरमैन। कौन है? स्पेयरमैन। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? आखिर गलत हो गया। यदि आप त्रिआयाम की बात करते हो तो ये भी नहीं है। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? ये गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया था। और बुद्धि संरचना मॉडल दिया था। बुद्धि संरचना क्या दिया? मॉडल दिया था। और ये बुद्धि संरचना जो मॉडल है साथियों, ये मॉडल कब दिया था? 1967 में दिया था। और बुद्धि के कितने कोष बताए उसमें? 120। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान की यदि बात करें तो 180 कोष है बुद्धि के। तो आपको पता हो गया थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है? बहुतत्व का सिद्धांत है। ये किसका है? थॉर्नडाइक ने दिया था। जो किस पर आधारित है? सांख्य की पद्धति पर आधारित है। सांख्य पद्धति पर आधारित है। इसको हम आणविक सिद्धांत भी कहते हैं, बहुमात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं, बालू के स्तूप का सिद्धांत भी कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप आपकी डी विकल्प क्यों सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। स्वयं प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। यदि कोई व्यक्ति या कोई बालक या कोई भी प्राणी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करता है, स्वयं प्रत्यय की बात करता है, आत्म संप्रत्यय का विचार करता है, तो उसका संबंध क्या बुद्धि से होगा? नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि का संबंध किससे है? मानसिक योग्यता से है। क्या उसके स्वास्थ्य से रहेगा? नहीं रहेगा। शिक्षा का संबंध किससे है? मनुष्य के स्वास्थ्य से। यदि आप उत्तर देते हो अभिप्रेरणा, तो बिल्कुल ये विकल्प भी क्या होगा? गलत, क्योंकि अभिप्रेरणा का संबंध किससे होता है? अभिप्रेरणा का संबंध मूल प्रवृत्ति से रहता है। तो अभिसमता का संबंध किससे है? स्वयं प्रत्यय से है। तो आपको पता हो गया होगा साथियों, आखिर इसका विकल्प जो है कौन सा? सी विकल्प क्या हो गया? सही हुआ। बाकी क्या हो गए? गलत। किसी भी व्यक्ति में यदि कोई प्रत्यय निर्माण करता है, कोई भी प्राणी, तो उसकी स्वयं की योग्यता है, उस योग्यता को ही अभिसमता कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आगे आपके सामने गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल का कौन सा आयाम नहीं है? देखिएगा, नाम आ रहा है यहां जेपी गिलफोर्ड। किसका आ रहा है? जेपी गिलफोर्ड
और इसने क्या किया था साथियों, जेपी गिलफोर्ड ने अपना बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। त्रिआयामी सिद्धांत ये किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया। इसमें 3 आयाम बताए थे। एक तो इन्होंने आयाम बताया था सरक्रिया। इस सरक्रिया का ही एक नाम क्या रखा था? प्रक्रिया। दूसरे आयाम की यदि बात करें तो इसने कौन सा दिया था? विषय वस्तु। दूसरा आयाम क्या था? विषय वस्तु, जिसे अंत्य वस्तु भी कहा गया। तीसरा था उत्पाद, जिसका एक नाम क्या है? परिणाम भी है। तो अब यहां सवाल जो पूछा जा रहा, देखिए गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? तो देखिएगा प्रक्रिया है, दूसरा उत्पाद और परिणाम भी है। इसके अलावा विषय वस्तु को मैंने एक शब्द दिया था, इसको अंत्य वस्तु भी कहा गया, तो यह विकल्प भी है। अब यहां क्या पूछा जा रहा है कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना में कौन सा मॉडल में जो भी आयाम था कौन सा नहीं है? तो यह विशिष्ट तत्व नहीं है। तो ये 3 होने के कारण ये विकल्प तो क्या हो गए? गलत। और नहीं पूछा विशिष्ट तत्व किसका आयाम है? विशिष्ट तत्व स्पेयरमैन का आयाम है। ये स्पेयरमैन के द्वितत्व से संबंधित है। बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था, एक सामान्य तत्व एक विशिष्ट तत्व, उससे संबंधित है। तो डी विकल्प क्या माना गया? सही माना गया। तो बिल्कुल साथियों, प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। लगाइए उत्तर तक, तब तक मैं पानी पी लेता हूं आपके साथ। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी मानी गई है? बिल्कुल आपके सामने 18 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं, उसके साथ ये क्लास क्या हो जाएगी? आज का सेशन पूरा होने वाला। तो 18वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? क्या वो खेल विधि है, अनुकरण विधि है, व्याख्यान विधि है, या सभी है? लगाइए आइडिया और उत्तर तक पहुंचिएगा। प्राथमिक कक्षाओं की यदि अपन बात करते हैं तो खेल विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या मानी गई? क्या उपयोगी मानी गई? बिल्कुल मानी गई, क्योंकि एक नाम आपने सुना होगा, किंडरगार्टन विधि। और ये किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक थे वो फ्रोबेल थे। कौन थे? फ्रोबेल, जिन्होंने खेल खेल में सीखने की बात कही थी। इसके अलावा एक खेल शब्द जिस व्यक्ति ने दिया था, खेल शब्द, या जिसे हमें यो भी कह सकते प्ले शब्द। प्ले शब्द किसने दिया था? प्रोफेसर कुक ने दिया था। और यह व्यक्ति भी खेल पर आधारित सीखने की बात करता है और प्राथमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तो पहला ही विकल्प क्या हो गया? सही माना जाएगा। और अनुकरण विधि में, जो कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं, बालक अनुकरण द्वारा सीख सकता है, तो उच्च कक्षाओं में इसको काम में लिया जाता है, भाषा सिखाने में सहायक है। तो ये विकल्प क्या हो गया? व्याख्यान केवल जहां पर बच्चा निष्क्रिय होता है, ये केवल शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। ये भी क्या हो गया? गलत। और सभी होगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर यह रहा। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। कहने का मतलब आप ऐसा क्या कर सकते हो टीचर के रूप में कि कक्षा आपके प्रति आकर्षित हो, बच्चे आपको जो भी आप जो पढ़ा रहे हो वो ध्यानपूर्वक सुने और पढ़े। इसके लिए आप क्या करोगे? उच्च स्वर में बोलोगे, ज्यादा तेज तेज बोलोगे क्या कि ध्यान किधर है, हीरो इधर है, ऐसा कहोगे क्या? नहीं, उच्च स्वर में बोलोगे तो हो सकता है बच्चा रुचि लेता हुआ भी नहीं ले। क्या श्यामपट पर लिखकर केवल श्यामपट ही भरने में रहोगे, बच्चों से अंत्य क्रिया नहीं करोगे, तो बच्चा आपके विषय में रुचि नहीं लेगा। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया।
यदि आप चित्र बनाकर दिखाओगे तो बच्चा केवल चित्र देखता ही रह जाएगा, आप क्या कहना चाह रहे हो वो नहीं समझ पाएगा। तो ये विकल्प भी गलत है। यदि किसी बच्चे को का ध्यान कक्षा में केंद्रित करना है तो अपने हावों में कभी उच्चतम, कभी निम्नतम, कभी सामान्य प्रवाह से चलोगे। तो ये सी विकल्प क्या माना गया, बिल्कुल सही माना गया। इसका संबंध उद्दीपक परिवर्तन कौशल से है। किससे है? उद्दीपक परिवर्तन कौशल से है। माइक्रो टीचिंग में अवश्य आपने पढ़ा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। सामान्य मनोविज्ञान पुस्तक के रचनाकार, एक बात हो रही है, सामान्य जनरल साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? साथियों, जनरल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक ने नहीं लिखी, क्योंकि थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी थी। तो फिर बात कर रहे हो जीन पियाजे, तो बाल चिंतन की भाषा लिखी थी। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। जॉन डीवी ने टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप समझ गए होंगे आखिर सामान्य मनोविज्ञान पुस्तक के रचनाकार कौन है। सामान्य मनोविज्ञान पुस्तक लिखने वाला गिलफोर्ड था साथियों। कौन था? जेपी गिलफोर्ड ने यह पुस्तक लिखी। डी विकल्प क्या हो गया? सही। तो आपको आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का दौर चला था कि बिल्कुल शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए मैं शिकवाल सर निरंतर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को लेकर आपके सामने डेली 9 बजे उपस्थित होता हूं, जो कि आपका उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर पर यह सारी सुविधाएं आपको देखने को मिल रही। यदि साथियों किसी भी संपत्तियों को लेकर या किसी भी सवाल को लेकर या किसी भी फैक्ट तथ्यों को लेकर या किसी भी मनोविज्ञान से संबंधित आपको यदि डिस्कस करना है तो बिल्कुल उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर सदैव आपके लिए उपलब्ध है। और अगले प्रश्नोत्तरी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक साथियों आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि यह किसी ने सही कहा है कि लक्ष्य अगर पक्का बंदे तो मंजिल तेरी दूर नहीं और तू उससे दूर नहीं और वह तेरे से दूर नहीं। जय हिंद, जय भारत।